बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स, यूनिट नंबर 6 डेट इज़ वर्क एंड एनर्जी। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने 9th फिजिक्स के यूनिट नंबर 6 डेट इज़ वर्क एंड एनर्जी के फर्स्ट 2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन को स्टडी किया था। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम रिमेनिंग तमाम कंसेप्चुअल क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, देखते हैं कि हमारे पास आज की वीडियो का फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन कौन सा है। स्टूडेंट, आज फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 बनता है। हम 3 से स्टार्ट करेंगे। कहते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं ए मीटियोर एंटर्स इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बर्न, व्हाट हैपन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। कहते हैं कि ए मीटियोर एंटर्स इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बर्न। कहते हैं कि एक मीटियोर जो है, मीटियोर्स जो है वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर होता है और बर्न जल जाता है। व्हाट हैपन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यानी इसकी जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी वो उसके साथ क्या हैपन होगा, वो कहाँ चली जाएगी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मीटियोर्स क्या है, व्हाट इज मीटियोर्स। सबसे पहले क्वेश्चन ये है स्टूडेंट को, हमारे पास मीटियोर्स क्या होता है। स्टूडेंट, हमारे पास सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में सबसे पहले हमारे सेंट्रल पार्ट जो आता है उसका सन आ जाता है। सन के इर्द गिर्द बाकी तमाम प्लेनेट के हैं जो हैं वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। सन के इर्द गिर्द हमारे पास स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आ जाता है। मैं कह देता हूँ मरकरी को मैं एम से रिप्रेजेंट करता हूँ, रिवॉल्व कर रहा है। मरकरी के बाद मेरे पास वीनस आ जाता है, ये वीनस रिवॉल्व कर रहा है। वीनस के बाद मेरे पास हमारी अर्थ जो है वो भी प्लेनेट सोलर सिस्टम कैसा है और वो भी हमारे पास सोलर सन के रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ आ जाती है। और अर्थ के बाद मेरे पास मार्स आ जाता है, ये मेरे पास मार्स आ जाता है। और उसके बाद ये मेरे पास जुपिटर है, ये इस तरह से जुपिटर है, आगे नेपट्यून, बाकी भी इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मीटियोर्स क्या है। ये जो प्लेनेट है ये सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास इनके जो ऑर्बिट्स होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्बिट के दरमियान हमारे पास बहुत सारी रॉकी बॉडीज होती हैं। 3 तरह की होती हैं, जिनके अंदर एक हमारे पास मीटियोर्स भी आता है। मीटियोर्स भी एक रॉकी बॉडीज होती हैं जो जिनमें हैवी किस्म के हमारे पास स्टोन होते हैं और मुख्तलिफ किस्म की गैसेस का मजमू होते हैं। वो भी इस तरह के रॉकी बॉडीज होती हैं जो इनके दरमियान रिवॉल्व कर रहे होते हैं, प्लेनेट के दरमियान और स्पेस में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब जो मीटियोर्स जो है ये भी हमारे पास, मीटियोर्स भी वही यानी टिनी रॉकी बॉडीज होती हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं और बाहर उसका यानी अर्थ के रिवॉल्व करते हुए अर्थ के करीब भी आ जाते हैं। अब ये जो हमारे पास मार्स और हमारे पास जुपिटर जो होता है, मार्स और जुपिटर के दरमियान जो रॉकी बॉडीज मूव करती हैं, हैवी रॉकी बॉडीज मूव करती हैं, इनको हम नाम देते हैं मीटियोर्स का। और ये रिवॉल्व करते हुए बाज़ औक़ात हमारे पास अर्थ के एटमॉस्फेयर के करीब आ जाते हैं और जब अर्थ के अंदर एंटर होते हैं तो ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस वो क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। अब वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछना चाहते हैं स्टूडेंट कि ये जो मीटियोर्स होते हैं ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होते हैं तो वो बर्न होते हैं, उनके पास जो मोशन होती है पहले, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ पे चली जाती है। अब स्टूडेंट, ये अक्सर रात के वक्त हम आसमान के ऊपर तारे जो हैं वो हम जो स्टार को टूटते हुए देखते हैं, बाज़ औक़ात हमें वो मूव करते हुए नजर आते हैं, जिनको हम शूटिंग स्टार्स का नाम भी देते हैं। तो वो हमारे पास एक्चुअली मीटियोर्स भी होती हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होते हैं तो बर्न होते हैं और वो काइनेटिक एनर्जी जो उनकी होती है, उनके अंदर जो गैसेज होती हैं वो मुख्तलिफ फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। तो वो आपसे पूछते हैं कि इनकी काइनेटिक एनर्जी के कहाँ चली जाती है। स्टूडेंट, आंसर नंबर 3 में हम कहते हैं कि ए मीटियोर पोजेस काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इट्स मोशन। ये जो हमारे पास मीटियोर्स होते हैं ड्यूरिंग काइनेटिक मोशन, उनके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। व्हेन मीटियोर एंटर इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर, जब ये मीटियोर्स जो हमारे पास रॉकी बॉडीज होती हैं, मीटियोर्स जिनको कहते हैं, ये अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर इन होते हैं एंड बर्न, ये जल जाते हैं। किसकी वजह से, ड्यू टू एयर फ्रैक्शन, एयर फ्रैक्शन की वजह से वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। क्योंकि जब वो मूव करते हुए अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, मार्स और जुपिटर के दरमियान मूव करते हुए अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एन होते हैं, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के दरमियान एयर की जो एयर होती है उनको रेजिस्ट करती है, उनके मोशन को अपोज करती है, यानी एयर वहां पे एज ए फ्रैक्शन फोर्स का काम करती है। तो जब फ्रैक्शन होती है तो वो एक्चुअली वो एनर्जी होती है तो वो बर्न होते हैं, जल जाते हैं। अब वो बर्न होते हैं, उनका मुख्तलिफ किस्म का फ्रेगमेंट बन जाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मीटियोर ट्रांसफर इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी, उनके पास जो मोशन के दौरान पहले जो एनर्जी होती थी काइनेटिक एनर्जी, वो उनकी जब वो बर्न होते हैं मुख्तलिफ फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होते हैं तो वो उनकी काइनेटिक एनर्जी हीट की एनर्जी की फॉर्म में और लाइट एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है।
सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मीटोर इज ट्रांसफर टू एयर मालिक्यूल, लेकिन उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी का जो पार्ट होता है वो एयर के पार्टिकल्स व मालिक्यूल को भी ट्रांसफर हो जाता है। पहले उसके पास मोशन करते हुए आ रहे होते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी। जब एयर के मालिक्यूल के साथ वो रिजेस्ट करते हैं तो उनकी कुछ एनर्जी जो है वो एयर के पार्टिकल्स, एयर उनको मोशन को अपोज करती है तो वहां पे एयर के पार्टिकल को कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है और रिमेनिंग एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि टोटल की टोटल उनकी जो मीटर्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो दूसरी फॉर्म में एयर को, कुछ एयर के पार्टिकल्स को मिल जाती है, कुछ हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो टोटल की टोटल एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ये मुकम्मली डिस्ट्रॉय हमारे पास नहीं हुई। काइनेटिक एनर्जी जो थी वो पहले से काइनेटिक एनर्जी थी, अब वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। टोटल उसकी वैल्यू हमारे पास रिमेन सेम रहती है। नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट कहता है कि 2 बुलेट्स आर फायर्ड एट द सेम टाइम विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। कहता है कि 2 बुलेट हैं वो सेम टाइम, एक ही वक्त में सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या किए जाते हैं, फायर किए जाते हैं। अब इफ वन बुलेट हैज ट्वाइस द मास ऑफ अदर, अगर कहता है कि एक बुलेट जो है उसका मास दूसरी बुलेट का ट्वाइस हो जाए, यानी एक बुलेट का मास दूसरी बुलेट का 2 टाइम ज्यादा हो जाए, कहते हैं कि विच हैज द ग्रेटर स्पीड एंड बाय व्हाट फैक्टर। कहते हैं कि अगर एक बुलेट का मास दूसरे बुलेट के मास से ट्वाइस हो जाए, इसके मास के 2 टाइम हो जाए, तो इनमें से कौन सी जो है बॉडी किसकी स्पीड ज़्यादा होगी और किस फैक्टर के साथ ज़्यादा होगी। दूसरा ये पूछता है कि विच कैन डू द मोस्ट वर्क, और इनमें से कौन सा बुलेट ज़्यादा वर्क करेगा। 2 बुलेट ही सेम टाइम में सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ उनको फायर किया जाता है। कहते हैं कि आप ये बताएं कि उनमें से कौन किसकी स्पीड, फर्स्ट बुलेट की या सेकंड बुलेट की हमारे पास स्पीड ज़्यादा होगी और किस फैक्टर, कितने टाइम ज़्यादा होगी, किस फैक्टर के साथ ज़्यादा होगी। फिर ये पूछता है कि वो उन 2 बुलेट में से कौन सी बुलेट जो है वो ज़्यादा वर्क डन करेगी। स्टूडेंट आंसर नंबर 4 में हमारे पास आ जाता है आंसर 4, डेट इज आंसर नंबर 4। अब हम स्टूडेंट सपोज करते हैं कि हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी का स्क्वायर आ जाएगा, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टूडेंट अब हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट बुलेट हैव मास m1। फर्स्ट बुलेट का मैं कहता हूं कि मास जो है वो मेरे पास m1 है और वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी विद स्पीड v1 के साथ। अब अगर उसका मास m1 है और वो v1 के साथ मूव कर रही है, स्पीड v1 के साथ मूव कर रही है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी फर्स्ट बुलेट की, डेट इज में सबस्क्रिप्ट 1 लिखता हूं, डेट इज 1। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ मास m1 वेलोसिटी v1 का स्क्वायर आ जाएगी। ये फर्स्ट बुलेट के डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। और नेक्स्ट मैं स्टूडेंट सपोज करता हूं कि सेकंड बुलेट का मास लेट एंड द सेकंड बुलेट हैव मास m2 एंड मूविंग विद वेलोसिटी v2 एंड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। कि सेकंड बुलेट का मैं सपोज किया कि मास मेरे पास m2 है और वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी या विद स्पीड v2 के साथ वो मूव कर रही है, तो देन इट्स काइनेटिक एनर्जी, डेट इज सेकंड बुलेट की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, डेट इज काइनेटिक एनर्जी सबस्क्रिप्ट में 2। सेकंड बुलेट की काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, हाफ m2 v2 का स्क्वायर आ जाएगा, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। वो स्टूडेंट क्वेश्चन में ये पूछता है कि अगर एक बुलेट का मास दूसरे बुलेट के मास से डबल हो जाए, उसका ट्वाइस हो जाए, मैं कहता हूँ कि सपोज कि मेरे पास सेकंड बुलेट का मास जो m2 है इसकी वैल्यू फर्स्ट बुलेट के डेट इज मास, जिस फर्स्ट बुलेट का जो मास था m1 उसके 2 टाइम्स हो जाए, फर्स्ट मास बुलेट के मास के ट्वाइस हो जाए। तो अब हमारे पास फिर कहते हैं कि हमारे पास अब अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी जब m2 था तो इसकी सेकंड का बुलेट की जब मास फर्स्ट बुलेट के हमारे पास ट्वाइस हुआ तो काइनेटिक एनर्जी सेकंड बुलेट की क्या बन जाएगी, हाफ m2 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 2m1 और v2 अपनी जगह पे आ जाएगा, v2 का स्क्वायर, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा। हमें मालूम है कि वो क्वेश्चन में गिवन करता है कि दोनों बुलेट को सेम टाइम में सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करवाया जाता है, तो फायर किया जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी सेम थी किसके, काइनेटिक एनर्जी सेकंड बुलेट की। तो अब यानी काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो फिर हमारे पास दोनों काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी सेम आएगी। तो फिर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 का स्क्वायर बराबर होगी हाफ 2m1 v2 का स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो बराबर हो जाएगा स्टूडेंट हाफ m1 v1 का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू हाफ 2m1 v2 का स्क्वायर आ जाएगा।
अब स्टूडेंट देखते हैं, देखिए जब काइनेटिक एनर्जी सेम थी तो ये हाफ इस हाफ के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, m1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास पीछे बच जाएगा क्या, पीछे बच जाएगा मेरे पास स्टूडेंट v1 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 2 बच जाएगा और v2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट मुझे तो सिंपल v1 की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो सिंपल v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, v1 की चाहिए, तो मैं बोथ साइड पे क्या ले लूँगा, अंडर रूट ले लूँगा। अंडर रूट जब लूँगा तो ये मेरे पास स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल v1 रह जाएगा। और मेरे पास इसका क्या है, 2 पे जब अंडर रूट आएगा तो वो उसी तरह से रहेगा, जबकि v2 का स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा, सिंपली v2 रह जाएगा। तो अब यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो एक 2 अंडर रूट उसी तरह रहेगा, साथ v2 आ जाएगा। अब ये मेरे पास वैल्यू शो करती है, अब ये स्टूडेंट रिजल्ट मेरे पास शो करता है कि फर्स्ट बुलेट की जो स्पीड है v1 वो अंडर रूट 2 v2 के बराबर है। यानी अब ये इक्वेशन 5 शो करती है, द इक्वेशन 5 शो डेट के फर्स्ट बुलेट विल मूव विद ग्रेटेस्ट स्पीड या ग्रेटर स्पीड बाय द फैक्टर 2 अंडर रूट। यानी v1 की जो स्पीड है वो v2 बुलेट सेकंड बुलेट की स्पीड से ज़्यादा होगी, और v कितने टाइम्स ज़्यादा होगी, अंडर रूट 2 टाइम्स उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। अब दूसरा क्वेश्चन वो पूछता था कि इनमें से कौन सी बुलेट ज्यादा वर्क करेगी, तो एस बोथ बुलेट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों बुलेट की काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2, तो सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बोथ विल हैव द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। अब हमें कहते हैं कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो एक्चुअली वर्क करते हैं वही काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी वर्क एक्चुअली कोई बॉडी जो वर्क करती है वही उसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अब जिस बॉडी की जितनी दोनों बॉडी की काइनेटिक एनर्जी सेम है, इट मीन दोनों ने वर्क डन भी सेम किया और वो सेम वर्क डन करेंगे, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक दोनों बुलेट जो हैं वो सेम वर्क डन करेंगी। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है स्टूडेंट, कहते हैं कि कैन एन ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इफ इट्स रिमेन एट द सेम एलिवेशन। कहते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, क्या वो सेम एलिवेशन सेम हाइट्स के ऊपर हो, सेम उसकी बुलंदी जो है वो सेम हो, तो क्या वो डिफरेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रखेगा। अब वो कहते हैं कि स्टूडेंट के क्वेश्चन में ये पूछता है कि एक ऑब्जेक्ट जो सेम एलिवेशन के ऊपर है, क्या उसकी हमारे पास ग्रेविटेशनल, अगर यानी सेम एलिवेशन सेम हाइट के ऊपर है, हाइट उसकी चेंज हुई, तो क्या उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी। तो हम कहते हैं येस स्टूडेंट, आंसर नंबर 5 में येस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन सेम। वो ये पूछता है क्या पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी, तो येस हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन सेम। हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिमेन सेम रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास हाइट है, सरफेस ऑफ अर्थ से उसकी हाइट बनती है, हाइट बनेगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे, वो हमारे पास विल रिमेन सेम रहेगी फॉर सेम एलिवेशन। जितनी हाइट सेम रहेगी, हाइट को अगर हम चेंज नहीं करेंगे उस स्पेसिफिक हाइट तक उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम ही रहेगी। अगर हाइट में चेंज आएगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती जाएगी, लेकिन सेम एलिवेशन के ऊपर उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। The gravitational potential energy of an object is given by potential energy equal to mgh। potential energy के लिए हमारे पास जो फार्मूला बनता था P is equal to P potential energy is equal to mgh आ जाता है। तो स्टूडेंट इक्वेशन शो दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन सेम। ये जो इक्वेशन हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, वो शो करती है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन सेम रहेगी फॉर द सेम ऑब्जेक्ट ऑफ सेम हाइट। सेम ऑब्जेक्ट का सेम हाइट तक, एक हाइट जब चेंज नहीं होगी, सेम एलिवेशन के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिमेन सेम रहेगी। नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट कहता है कि व्हाई डू रोड लीडिंग टू द टॉप ऑफ माउंटेन वेंट बैक एंड फोर्थ। कहते हैं कि हमारे पास ये जो पहाड़ों के ऊपर जो सड़कें जाती हैं, रोड लीडिंग टू द टॉप ऑफ माउंटेन, ये जी पहाड़ों की सड़क के ऊपर जो सड़क जाती हैं, वेंट बैक एंड फोर्थ, वो बैक एंड फोर्थ आगे के पीछे की तरफ, यानी उनमें मोड़ क्यों बनाए जाते हैं, वेंट एंड बैक एंड फोर्थ क्यों होती हैं। स्टूडेंट आंसर नंबर 6 में कहता है द रोड लीडिंग टू टॉप ऑफ माउंटेन वेंट बैक एंड फोर्थ। जो पहाड़ों के ऊपर सड़क जाती है, वेंट की जब बैक एंड फोर्थ यानी आगे के पीछे मोड़ बनाए जाते हैं, बिल्कुल ऊपर की तरफ स्ट्रेट, यानी उनको चढ़ाई में नहीं बनाई जाती, बिल्कुल स्ट्रेट तो रोड सड़क नहीं बन सकती, उनको बैक एंड फोर्थ आगे पीछे बनाए जाते हैं, यानी मोड़ बनाए जाते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्लिपिंग पॉसिबिलिटी। किस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, पॉसिबिलिटी
स्लिपिंग पॉसिबिलिटी, यानी स्लिप होने की पॉसिबिलिटी जो है उसको कम करने के लिए उनको हम वेंट बनाए जाते हैं, बैक एंड फोर्थ किया जाता है, देयर बाय इंक्रीजिंग पावर, जिससे उसकी पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है गाड़ी वगैरह। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट कहते हैं कि ये हमारे पास जो बैक एंड फोर्थ जो है इस तरह से सड़क बनाई जाती है वो इसलिए बनाई जाती है कि रिड्यूसिंग द स्लिपिंग पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए, क्योंकि गाड़ी के टायर के दरमियान और सड़क के दरमियान स्लिपिंग की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। अगर बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट बनाया जाए तो फिर स्लिपिंग पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और पावर उस गाड़ी की वगैरह की पावर जो है वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो इस तरह से पावर को इंक्रीज करने के लिए गाड़ी के टायर के दरमियान सड़क के दरमियान स्लिपिंग को कम करने के लिए, ज़्यादा स्लिपिंग कम होगी तो ज़्यादा पावर होगी, पावर को इंक्रीज करने के लिए इनको इस तरह से मोड बनाए जाते हैं, बैक एंड फोर्स उनको बनाया जाता है, पहाड़ों पे जो जाती है सड़क जाती है। आगे कहते हैं इन वेंडिंग बैक एंड फोर्थ ऑफ द रोड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रिमेन डिक्रीज। जो कहते हैं कि ये जो विंड बनाया जाता है बैक एंड फोर्थ सड़क को बनाया जाता है, इस बैक एंड फोर्थ बनाने से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रिमेन डिक्रीज रहता है। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, कहते हैं कि ये बनाने से रिमेन डिक्रीज रहता है, देयरफॉर फोर्स कंज्यूमिंग लेस अमाउंट ऑफ पावर, जिसकी वजह से गाड़ी को कम पावर से वो गाड़ी अच्छी तरह से मूव कर जाती है। अब ये क्या है कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर बिल्कुल इस तरह से हमारे पास गाड़ी को बिल्कुल इस तरह से बनाया जाता है, ऊपर की तरफ गाड़ी जा रही है, तो अब फॉर एग्जांपल अगर इसका हम यहाँ से एक्सिस ड्रा करें तो बिल्कुल चढ़ाई है, तो फॉर एग्जांपल एक्सिस ड्रा करें तो यहाँ पे एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनता है। अब जितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज़्यादा होता जाएगा तो इतनी ही ज़्यादा चढ़ाई होती जाएगी। तो अब बैक एंड फोर्थ बनाने से, सड़क को इस तरह से बैक एंड फोर्थ बनाने से इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, मीन कि चढ़ाई क्या होती जाती है, खत्म होती जाती है। तो अब जितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा उसकी पावर ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चढ़ाई होगी, गाड़ी को ज़्यादा पावर चाहिए होगी, तो अब पावर ज़्यादा लॉस होगी, इसलिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को डिक्रीज करने के लिए हमारे पास दूसरी बात यह भी है कि रोड को बैक एंड फोर्थ बनाया जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि विच वुड हैव ए ग्रेटर इफेक्ट ऑन ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डबलिंग द मास और डबलिंग द वेलोसिटी। कहते हैं कि इनमें से कौन सा ज्यादा इफेक्ट रखेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट पे, अगर उसके मास को डबल कर दिया जाए या उसकी वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, तो काइनेटिक एनर्जी पे किसके डबल करने से ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, मास को डबल करने से या काइनेटिक एनर्जी को डबल करने से। स्टूडेंट आंसर नंबर हमारे पास आ जाता है 7। आंसर नंबर 7 में हम कहते हैं कि पहला इफेक्ट है कि वो पूछता है कि अगर मास को डबल किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या स्पीड को, वेलोसिटी को डबल करने से। तो पहले हम कह लेते हैं कि जब हम मास को क्या कर देते हैं, डबल कर लेते हैं, मास को हम जब डबल करते हैं तो उस वक्त हम काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखें हमें स्टूडेंट पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है, हाफ एम वी का स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब हम मास को उस ऑब्जेक्ट जिसकी काइनेटिक एनर्जी पहले एम मास एम था उसकी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखती है। अब हम क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का हम क्या करते हैं, मास को एम को डबल कर देते हैं, मास को हम 2 टाइम एम कर देते हैं, यानी फर्स्ट पहले से मास को डबल कर देते हैं। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास क्या रिलेशन बनता है, तो इक्वेशन 1 विल बी, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी डेट इज इक्वल टू हाफ एम, एम की जगह पे मास कितना हो जाएगा, 2 टाइम आ जाएगा, 2m इंटू क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, 2 इंटू हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्टूडेंट मेरे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 और इस सारी की जगह मेरे पास पहले से क्या मौजूद है, इक्वेशन 1 में काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो अब ये नहीं, जब मैसेज को मैंने डबल कर दिया था तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी को मैंने काइनेटिक एनर्जी प्राइम का नाम दे दिया। अब देखा कि मास को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी के बराबर है ये, लेकिन 2 टाइम्स उससे ज़्यादा है, यानी अब जब मासेस को डबल किया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी की जो है वो 2 टाइम्स पहले की निस्बत क्या हो जाएगी, ट्वाइस इंक्रीज करेगी, यानी 2 टाइम उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो व्हेन मास इज डबल काइनेटिक एनर्जी विल बिकम डबल, काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी जब मास को डबल किया जाएगा।
दूसरे पार्ट में स्टूडेंट पूछता है कि जब वेलोसिटी को डबल किया जाएगा तो हमारे पास क्या होगा। अब मैं दूसरे पार्ट में लिखता हूं कि जब वेलोसिटी को यानी v को हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो उस वक्त हमारे पास इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, डबल द वेलोसिटी। जब हम वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो उस वक्त इफेक्ट क्या होगा। अब स्टूडेंट पहले काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की मेरे पास थी, काइनेटिक एनर्जी जो थी वो बराबर हो जाएगी किसके, हाफ इंटू एम वी का स्क्वायर आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी का स्क्वायर डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब हमने उसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया है, वेलोसिटी को हम डबल कर देते हैं, वेलोसिटी को 2v कर देते हैं, पहले की निस्बत 2 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डेट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एन टू एम अपनी जगह पे, v की जगह क्या आ जाएगा, 2v आ जाएगा, 2v का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम 2 का स्क्वायर होगा 4 और v का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, मैं 4 को बाहर लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 4 को बाहर लिख लूँगा और हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर हो जाएगा। अब डेट इज काइनेटिक एनर्जी मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी, 4, और इस सब की जगह मैं लिख सकता हूँ मेरे पास किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी ही के बराबर है, 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट, अब जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वेलोसिटी या को जब हम डबल करते हैं तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी पहले की निस्बत क्या हो जाती है, 4 टाइम इंक्रीज कर देती है। तो जब के मैस को हमने देखा था कि कब ऑब्जेक्ट के मैस को डबल करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी पहले की निस्बत डबल हो जाती है, मैस को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाती है, जबकि वेलोसिटी को डबल करने से ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। व्हेन वेलोसिटी इज डबल द काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 टाइम, उसके 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है स्टूडेंट कि इफ द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल ट्रिपल, अगर किसी एक पार्टिकल की स्पीड को ट्रिपल किया जाए, उसको पहले की निस्बत 3 टाइम्स इंक्रीज किया जाए, बाय व्हाट फैक्टर डज इट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी किस फैक्टर के साथ इंक्रीज करेगी। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड को ट्रिपल किया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज होगी वो किस फैक्टर के साथ इंक्रीज करेगी। अब स्टूडेंट आंसर नंबर हमारे पास आ जाते हैं, आंसर नंबर 8 आ जाते हैं स्टूडेंट। आंसर नंबर हमारे पास 8 में, यानी आंसर 8 है हमारे पास, इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी बाय ट्रिपलिंग द स्पीड को, वेलोसिटी को जब हम ट्रिपल कर देते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टूडेंट हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ एम वी का स्क्वायर। अब डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। अब व्हेन द स्पीड ऑफ पार्टिकल बिकम ट्रिपल, यानी v की वैल्यू को हम ट्रिपल कर देते हैं, v की वैल्यू को 3v ले लेते हैं, पहले की निस्बत ट्रिपल कर देते हैं, 3 टाइम इंक्रीज हो जाते हैं, तो अब हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी डेट इज इक्वल टू हाफ एम v की जगह पे आ जाएगा 3v, ऊपर स्क्वायर अपनी जगह पे सेम रहेगा। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, अब 3 का स्क्वायर होगा तो 9, v का स्क्वायर इलाज इस तरह से आ जाएगा। अब देखते हैं 9 को स्टूडेंट मैं बाहर ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, हाफ m अपनी जगह पे, v का स्क्वायर भी अपनी जगह पे आ जाएगा। अब स्टूडेंट 9 इस सारे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी। अब इट स्टूडेंट, अब ये हमें शो करता है कि काइनेटिक एनर्जी जो थी वो ऑब्जेक्ट की पहले जो हाफ एम वी स्क्वायर था वो उसके स्पीड को, वेलोसिटी को ट्रिपल करने से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो तो इंक्रीज हुई, लेकिन किस फैक्टर के साथ इंक्रीज हुई, किस फैक्टर के साथ, वो 9 टाइम्स इंक्रीज हुई। अगर हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 3 टाइम इंक्रीज करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 9 टाइम्स उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टडी करने हैं, बुक से देकर पढ़ने हैं, समझने हैं और उसके बाद इनको समझ के आपने राइट करना है। थैंक्स।